अस्सलाम वालेकुम माय स्टूडेंट्स, पढ़ाकू ओवर हेयर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है मैरी वोल्सटोनक्राफ्ट का विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन। तो आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे मैरी वोल्सटोनक्राफ्ट की एक छोटी सी बायोग्राफी इनके बारे में हम पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन को डिस्कस करेंगे, उसके की आइडियाज़ को डिस्कस करेंगे और उसके फिर एम्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। मैरी वोल्सटोनक्राफ्ट की अगर बात की जाए तो शी वॉज बॉर्न इन 1759 एंड डाइड इन 1797। ऑलमोस्ट लाइक 30+ की वो थी जब इनकी डेथ हो गई। फिर इसके बाद शी वॉज बॉर्न इन लंदन एंड शी एडवोकेटेड फॉर वुमेन्स इक्वालिटी। उन्होंने औरतों के हकूक़ के बारे में बहुत बातें की, बहुत ज़्यादा उनके बारे में लड़ी वो, और उन्होंने अपनी किताब जो विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन है उसमें भी औरतों ख़वातीन के हकूक़ के बारे में बहुत बात की है। She had an abusive father and a submissive mother। तो फिर हम ये देखते हैं कि उनकी कैप्टन गिलबर्ट के साथ एक डॉटर थी और बाद में उन्होंने विलियम गॉडविन से शादी कर ली थी। दिस इज़ मैरी वोल्सटोनक्राफ्ट, जैसे आप देख सकते हैं, प्यारी है ना। ओके, सो नाउ लेट अस डिस्कस द विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन। अब डिटेल्स की अगर हम बात करें तो विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन वॉज रिटन इन 1792। इट्स द फर्स्ट फेमिनिस्ट टेक्स्ट। इसको फर्स्ट फेमिनिस्ट टेक्स्ट कहा जाता है, जो क्योंकि ख़वातीन के बारे में लिखा गया था तो इसे पहला एक फेमिनिस्ट टेक्स्ट कहा जाता है। और ये एक पॉलिटिकल गाइड है फॉर बिहेवियर और इट हैज़ 13 चैप्टर्स। अगर हम इसके मेजर थीम्स की बात करें, इसमें औरतों के राइट्स के बारे में बात की गई है, इसमें उनकी ड्यूटीज़ के बारे में बात की गई है, इसमें रीजंस दिए गए हैं कि ख़वातीन को अगर किसी चीज़ का हक दिया जाए तो क्यों दिया जाए, और मतलब चीज़ों की वजाहत की गई है, रीजंस के साथ रीजनिंग की गई है। और फिर वर्चू की बात की गई है कि नेकी जैसा होता है ना, हम एक वर्चुअल वुमेन किसे समझते हैं, क्योंकि पुराने अगर आप इस विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन को उस कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से देखें जब ख़वातीन को मोरालिटी के बेस पर जज किया जाता था, उनको सिर्फ ये समझा जाता था कि आपने अपनी खूबसूरती पर तवज्जो देनी है, आपने बस अपने हस्बैंड को खुश रखना है और आपका पॉलिटिकली सोशली कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, आप सिर्फ घर में रहें और आपको बस प्यारा प्यारा दिखना है। और उनका एक है ना टोटल एक बना हुआ था स्ट्रक्चर टाइप कि भाई एक औरत को इस तरह होना चाहिए, बस इससे ज़्यादा उसका कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। उसके पास डिफरेंट राइट्स जो वुमेन के होते हैं, औरतों के होते हैं, वो उनको प्रोवाइड नहीं किए जाते थे। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप इस चीज़ को स्टडी करेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा भी आएगा और चीज़ें ज़्यादा क्लियरली समझ भी आएंगी। ओके, तो पहले की आइडिया की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट की आइडिया ऑफ दिस बुक इज़ वुमेन शुड नॉट बी लुक डाउन एज सेकेंड क्लास। जैसे कि हम पहले पुराने टेक्स्ट में, क्योंकि लिटरेचर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि पुराने टेक्स्ट में भी वुमेन को इस तरह दिखाया जाता था, शी इज़ लुक्ड एज अ सेकेंड क्लास, मतलब शी इज़ लाइक सबमिसिव टू मेन, और साथ ही साथ उनको इस तरह पोर्ट्रे किया जाता था। कहानियों में भी औरतों को इस तरह पोर्ट्रे किया जाता है कि वो कुछ भी नहीं है मर्दों के बगैर, मतलब मर्द इज़ सुपीरियर एंड द वुमेन्स आर इन्फीरियर। Ever since the Bible said that Eve was made from a piece of Adam's rib for his entertainment, women have been considered mere servants to men। अब इसमें बहुत सारे इख्तिलाफात भी हैं, उन्होंने रिलीजियस टेक्स्ट के साथ भी इख्तिलाफ़ किया है, और जो जिस तरह औरतों को पोर्ट्रे किया जाता है या उनको ग्रोन अप जिस मेंटालिटी के साथ किया जाता है उस पर इन्होंने बहुत तनकीद की है। तो जो पहली तनकीद उन्होंने रिलीजियस टेक्स्ट भी की है कि जैसे बाइबल में कहा गया है कि भाई ईव को एडम के रिब से बनाया गया है, तब से लोगों ने यही सोचना शुरू कर दिया कि औरत तो मर्दों को सर्व करने के लिए ही बस पैदा हुई है। बट इफ़ यू वांट अ फेयर सोसाइटी दिस नोशन हैज़ गॉट टू बी चेंज। अपने पहला की आइडिया इनका ये था, सो टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ डिसएग्रीमेंट वुमेन वर ऑफन गिवन माइंड नमिंग स्टोरीज टू रीड एंड डिनाइड एनी एजुकेशनल मटीरियल्स दैट माइट हेल्प देम थिंक क्रिटिकली। अब उन्होंने पहला एतराज़ किया रिलीजियस टेक्स्ट पे कि रिलीजियस टेक्स्ट को बनाकर एक जो होता है ना हथियार बनाकर लोगों के दिमाग में ये चीज़ इन्फ्यूज़ कर दी गई है कि क्योंकि
ईव को एडम के रिब से बनाया गया है, तो औरतों को पैदा ही मर्दों को सर्व करने के लिए किया गया है, मतलब रिलीजियस टेक्स्ट की इंटरप्रिटेशन गलत की गई है। सेकेंडली उन्होंने ये कहा है कि उस ज़माने में क्या होता था कि औरतों को एजुकेशनल मटेरियल्स नहीं दिए जाते थे, उनको क्रिटिकली थिंक करने के लिए कुछ नहीं दिया जाता था, बल्कि ऐसी कहानियाँ सुनाई जाती थी या ऐसी कहानियाँ क्रिएट की जाती थी जिसमें ख़वातीन को कोई प्रिंस चार्मिंग आके ही बचाएगा। जैसे स्नो वाइट, सिंड्रेला, आप कोई भी कहानी देख लें उसमें वो खुद नहीं बचती। अगर उनको कोई प्रॉब्लम आई है तो वो खुद उसको फेस नहीं करेंगी, बल्कि कोई प्रिंस आके, और मेनली वो एक मैन ही होगा, वो आकर उसे बचाएगा। तो उस ज़माने में क्या होता था, माइंड नमिंग स्टोरीज औरतों को सुनाई जाती थी और उनको एजुकेशनल मटेरियल्स नहीं दिए जाते थे कि वो क्रिटिकली सोच सके, कि उनकी थिंकिंग बढ़े। अब हमारे पास आता है विमेन शुड पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट। उनका पहला मुद्दा ये था कि औरतों को गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए। पहला मतलब इसमें, क्योंकि उन्होंने ड्यूटीज़ की भी बात की है, राइट्स की भी बात की है, रीजनिंग की भी की है, वर्च्यू की भी की है, जो कि हमने मेजर थीम्स में डिस्कस कर लिया था। तो उनका पहला जो की आइडिया था उसमें था कि दे शुड हैव द राइट टू वोट एंड वर्च्यू की भी उन्होंने इसमें बात की है अपने बुक के अंदर कि women are merely taught to appear virtuous, that is they're taught to focus on their beauty and grace rather than on their ability to reason and the intellectual power that would command true respect. औरतों को वर्च्यू के नाम पर, नेकी के नाम पे, कि तुम एक नेक औरत या अच्छी औरत तभी होगी जब तुम अपनी खूबसूरती पे ज़्यादा तवज्जो दोगी, ताकि तुम एक रीज़नेबल और एक अच्छा स्पाउस हासिल कर सको, और अगर तुम्हारा हस्बैंड तुमसे खुश है तो तुम बस ठीक है, तुम्हारे लिए वही बेहतर है। मतलब उनको फोकस करवाया जाता था उनकी ब्यूटी पे रादर देन रीजनिंग या उनकी इंटेलेक्चुअल पावर पे। तो सारा फोकस ब्यूटी पे था, ना कि उनकी जहानत पर। तो औरतों के दिमाग में यही चीज़ डाल दी गई कि भाई खूबसूरत होगी तो ज़्यादा अच्छा तुम्हारा एक सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलेगी, तुम्हें तुम्हारा क्रेज बढ़ेगा। अच्छा, अब अगर हम एजुकेशन की बात करें, द की आइडिया नंबर 2, पहले तो था कि सेकंड क्लास के तौर पे उनको ना देखा जाए, उसमें फिर ये था कि गवर्नमेंट में उनको पॉलिटिकली इन्वॉल्व किया जाए, उनको राइट टू वोट दिया जाए और उनको सेकंड एज अ सबमिसिव पर्सन ना देखा जाए, और दूसरा उनकी क्रिटिकली थिंकिंग पे ज़्यादा फोकस किया जाए रादर देन उनकी ब्यूटी पे। अब सेकंड की आइडिया था राइट टू एजुकेशन। Girls should go to school alongside with boys and study all the same subjects as them. Not just that, but these schools should also be public so that they're full of kids from different backgrounds. सबसे पहली बात ये, एक तो यहाँ पे बात आती है डिफरेंस बिटवीन द जेंडर, कि उस ज़माने में क्या होता था कि ख़वातीन, और अभी भी होता है, कि लड़कियों को स्कूल कॉलेजेस तक मेनली ही पढ़ाया जाता है, मतलब यूनिवर्सिटीज़ तक तो वो बहुत मुश्किल से जाती हैं। तो उन्होंने कहा था कि बॉयज़ और गर्ल्स को सेम स्कूल में भेजा जाए और सेम सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएं, ना कि ये कि बॉयज़ की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ और इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जाए और गर्ल्स को स्टोरीज़ और इन चीज़ों को ये चीज़ें सिखाई जाए। नहीं, दोनों को सेम सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएँ ताकि दोनों की डेवलपमेंट सेम तरीके से हो। सेकेंडली उन्होंने क्लास डिफरेंस की भी यहाँ पे बात की है, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि अपर क्लास के बच्चे स्कूल जाते हैं, लोअर क्लास के नहीं जाते। तो उन्होंने कहा कि स्कूल्स को पब्लिक किया जाए ताकि हर क्लास का बच्चा, हर बैकग्राउंड का बच्चा वहाँ पे पढ़ सके। द बिगेस्ट चैलेंज टू women's education seems to be the belief that women should be kept innocent like children and taught nothing other than the skills for pleasing their future husbands. सबसे बड़ा जो चैलेंज था ना विमेन एजुकेशन में, वो यही था कि औरतों को ये कहा जाता था कि तुम्हें पढ़ के क्या करना है, ठीक है, या अगर उनको पढ़ाया भी जाता था तो क्या पढ़ाया जाता था कि उनकी जो इनोसेंस है ना वो बच्चों की तरह ही होनी चाहिए। मतलब उनको हर चीज़ समझाने की, सिखाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बच्चे को बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता होता, वो मासूम होता है, औरतों को भी मासूम रखना चाहिए और उनको बस वो स्किल्स सिखाने हैं जिससे वो उनके फ्यूचर हस्बैंड्स जो हैं वो खुश हो सकें। तो ये उनका की आइडिया नंबर 2 था। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द की आइडिया नंबर 3, women are kept physically and mentally weak. सबसे बड़ा एतराज़ उनका ये था कि women को mentally और physically दोनों तरीके से weak रखा जाता है। कैसे? Men are allowed to suppress the status of women in order to exert their own power. For the most part, these men either want to keep women as sexual objects or are simply bullies with the sole goal of absolute control. तो मर्दों ने हमेशा औरतों को कंट्रोल करने की कोशिश की है, उनको सबमिसिव करने की कोशिश की है। या तो वो उनके लिए एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट्स हैं
ठीक है, जिससे वो प्लीज़ हो सकें, अपने आप को प्लीज़ कर सकें। दूसरा, या तो वो फिर एब्सोल्यूट कंट्रोल चाहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ हो जिस पे उनकी ताकत हो। After all, women are taught to measure their values based on their ability to secure a desirable husband. अब उस ज़माने में तो ज़्यादा था, अब थोड़ा कम हो गया है, लेकिन अभी भी ये बात है कि औरतों को ये उनकी जो वैल्यू है ना वो डिपेंड करती है कि उनका हस्बैंड कैसा है, मतलब डिज़ायरेबल हस्बैंड उनको मिला है, मतलब उनकी जो सारी वैल्यू है ना उनकी ब्यूटी और उनके फ्यूचर हस्बैंड पर डिपेंड करती है। दैट्स इट, योर वर्थ इज़ व्हाट योर हस्बैंड इज़, बस आपकी वर्थ डिफाइन ही आपका हस्बैंड करता है। एंड गेटिंग अ गुड हस्बैंड मीन्स बीइंग प्रिटी एंड डॉसाइल। दिस फोकस ऑन मैरिज एंड एस्थेटिक अपकीप दैट इज forced upon women in place of knowledge causes them to become vicious and cruel under their controlled and calm exteriors. अब इससे हुआ क्या, जब औरतों को सिर्फ ये सिखाया गया कि आपने अपने हस्बैंड को प्लीज़ कैसे करना है और अपने मतलब आपका सारा फोकस होना चाहिए एक अच्छा शौहर हासिल करने के लिए। और अच्छा शौहर आपको कैसे मिलेगा, अगर आप खूबसूरत होंगी और आप मासूम होंगी, डोसाइल, जैसे होता ना छुई मुई टाइप होंगी। अब इससे औरतों की ग्रूमिंग किस तरह हुई कि उन्होंने, क्योंकि इसी तरह की नॉलेज उनको मिल रही थी, तो उन्होंने कंट्रोलिंग शुरू कर दी। एक्सटीरियरली वो बहुत ही बाहर से है ना काम और सुलझी हुई और वैसे लगते हैं, लेकिन अंदर से उनमें जेलसी पैदा होने लगी एक दूसरे के लिए। आपने अक्सर ड्रामों में भी देखा होगा, फिल्म्स में भी देखा होगा, मीन्स ऑल ऑफ द जो एक नैरेटिव हमें दिखता है कि जहाँ दो ख़वातीन होती हैं वो एक मर्द के पीछे ही लड़ रही होती हैं। क्यों लड़ रही होती हैं? फॉर द सेक ऑफ पावर, कि मेल जिसकी तरफ ज़्यादा झुकाव होगा उस मेल का, उस फीमेल का कंट्रोल ज़्यादा होगा घर पर। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि एक मेल कंट्रोल कर रहे हैं विमेन को, और फिर वो विमेन चाहती है कि अब मैं बाकियों को कंट्रोल करूं थ्रू द पावर ऑफ दैट मैन। ठीक है, उससे क्या हुआ, औरतें काफ़ी ज़्यादा क्रूअल नेचर की हो गई। इट ऑल्सो पुट्स विमेन इन अ परपेचुअल स्टेट ऑफ competition with one another and prevents them from forming caring bonds or learning through discussion. ठीक है, तो आपने अक्सर ये देखा होगा कि मर्दों में वो एक बॉन्डिंग होती है, डिस्कशन होती है, एक केयरिंग बॉन्ड्स होते हैं। फीमेल्स में नहीं होते कि भाई एक घर में दो औरतें नहीं रह सकती, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। तो ये चीज़ क्यों है? क्योंकि शुरू से ही उनकी अपब्रिंगिंग, ग्रूमिंग इसी तरह से हुई है। अच्छा, for example, imagine a man's single sister moves in with her brother and his wife, only to be kicked out by the wife who feels threatened by another female presence. अब देखें, एक मतलब कपल है, तो हस्बैंड की जो बहन है, कवारी बहन है, वो मूव ऑन करती है उनके घर में। तो अब क्या होगा, अब जो उसकी वाइफ है उसमें एक जेलसी पैदा होने लगती है कि ये आ गई है मेरे घर में, अब ये मेरे हस्बैंड को कंट्रोल करेगी, मतलब मेरा घर कंट्रोल करेगी, तो वो उसकी वाइफ उसको घर से बाहर निकाल देगी। ओके, तो अब हम की आइडिया नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जो कि है आइडियल मैरिज। आइडियल मैरिज अकॉर्डिंग टू मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट क्या है? इक्वल राइट्स वुड इनकरेज मोर स्टेबल एंड लविंग रिलेशनशिप्स बिटवीन मेन एंड वुमेन। उन्होंने ये कहा है कि अगर औरतों को उनके हकूक़ मिलेंगे, उनकी अपब्रिंगिंग अच्छी होगी, उनकी ग्रूमिंग अच्छी होगी, उनको इस तरह के सबक पढ़ाने से ज़्यादा अच्छा उनकी क्रिटिकल थिंकिंग और उनके इंटेलेक्चुअल पे काम किया जाएगा, तो उससे क्या होगा, इक्वल राइट्स मिलेंगे मर्दों को और औरतों को, एक जैसी पढ़ाई, एक जैसी थिंकिंग, एक जैसा मतलब सब कुछ इक्वली, तो रिलेशनशिप्स उनके स्टेबल और लविंग होंगे। तो मतलब दोनों मेल और फीमेल में एक डोमिनेंट और सबमिसिव रिलेशन की जगह एक केयरिंग और इक्वल रिलेशन बनेगा। दे विल बी पार्टनर्स रादर देन मास्टर्स एंड सर्वेंट्स, और इस तरह करके वो वाला रिलेशनशिप नहीं होगा। मेन एंड वुमेन शुड फॉर्ज फ्रेंडशिप एंड नॉट जस्ट लव अफेयर्स। सच अ प्रैक्टिस वुड एस्टैब्लिश स्ट्रॉन्गर एंड मोर सस्टेनेबल बॉन्ड्स। अच्छा, ये मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का एक कोट है बुक के अंदर से, मेक वुमेन रैशनल क्रिएचर्स एंड फ्री सिटीजन्स एंड दे विल क्विकली बिकम गुड वाइफ्स। दिस इज इफ मेन डू नॉट निगलेक्ट द ड्यूटीज ऑफ हस्बैंड्स एंड फादर्स। इसलिए मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट कहती हैं कि अगर आप औरतों को रैशनल क्रीचर्स बनाएंगे जो कि सोचते हैं, जिनमें एक समझ होती है, समझ बूझ होती है, और फ्री सिटीजन्स बनाएंगे, एक जैसा होता है ना, एक आज़ाद शहरी बनाएंगे, तो वो बहुत ही अच्छी बीवियाँ भी बनेंगी। और साथ ही साथ मर्द भी अपनी जो ड्यूटीज़ हैं एज अ हस्बैंड और एज अ फादर निगलेक्ट ना करें, तो बहुत ही अच्छा एक हमारी जो सोसाइटी है वो बहुत ही एक अच्छी सोसाइटी बनेगी। की आइडिया नंबर 5,
ग्रेटर राइट्स फॉर वुमेन वुड बेनिफिट सोसाइटी एज अ होल। अगर औरतों को उनके हकूक़ मिलेंगे तो सोसाइटी एज अ होल बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे में रहेगी। कैसे? Women should have greater rights than they do, but not so that they can overpower men. औरतों को उनके हकूक़ दें, बस औरतें ये नहीं चाहती कि उनके हकूक़ मर्दों से भी ज़्यादा हों, वो बस अपने हकूक़ चाह रही हैं, तो उनको उनके हकूक़ मिलने चाहिए। Number 2, if women were men's equals, they would be better able to bring up children and raise future generation. To this end, equal access to education would have a particularly strong impact. औरतों को मर्दों के बराबर करने के लिए सबसे पहले तो एजुकेशन को बराबर करना चाहिए कि मर्द और औरत को सेम लेवल की एजुकेशन दी जाएगी। इसमें बात ये नहीं होती, इसमें बात तो वैसे ये की गई है कि मर्द और औरत को एक ही तरह की एजुकेशन दी जाए, क्योंकि उस ज़माने में तो एजुकेशन ही नहीं दी जाती थी, अगर दी भी जाती थी तो बहुत ही डिफरेंट होती थी। एक ही उम्र के बच्चे औरतों को कुछ और सिखाया जाता था और मेल जो चाइल्ड है उसको कुछ और सिखाया जाता था। तो उसमें उन्होंने कहा है कि राइट टू एजुकेशन एंड इक्वल राइट्स टू एजुकेशन, इसकी बात की गई है। आई डो नॉट विश women to have power over men but over themselves। और ये मेरा मोस्ट फेवरेट कोट है मेरी वोल्स्टनक्राफ्ट का, कि वो ये नहीं चाहती कि औरतों को मर्दों पर ताकत हो या फ़ौक़ियत हो, बल्कि औरतों को खुद पर तो ताकत हो ना, कि वो खुद तो कुछ सोच सकें, खुद पर पावर हो, कंट्रोल हो। सो दैट वॉज ऑल। अब हम इसको कंक्लूड करते हैं कि अ विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन इज़ वन ऑफ द ट्राइबलाइजिंग वर्क ऑफ फेमिनिज्म एंड दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट फेमिनिस्ट टेक्स्ट, लिटरेरी टेक्स्ट। Wollstonecraft's work was unique in suggesting that the betterment of women's status be effected through such political change as a radical reform of national educational systems. Such change, she concluded, would benefit all society. तो ओवरऑल अगर हम मेरी वोल्स्टनक्राफ्ट की विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन का खुलासा करें तो हमारे यही मिलते हैं कि उन्होंने बात की है विमेंस एजुकेशन की, राइट टू वोट की, विमेन का जो एक सोसाइटी में स्टेटस है उसको हमें अपग्रेड करने की ज़रूरत है। उन्होंने बात की है आइडियल मैरिज की। तो ये सारी चीज़ें इस पूरी बुक में थी। तो इनका एक टेक्स्ट है, माई ओन सेक्स आई होप विल एक्सक्यूज मी इफ आई ट्रीट देम लाइक रैशनल क्रीचर्स इंस्टेड ऑफ फ्लैटरिंग देयर फैसिनेटिंग ग्रेसेस एंड व्यूइंग देम एज इफ दे वर इन अ स्टेट ऑफ परपेचुअल चाइल्डहुड अनएबल टू स्टैंड अलोन। ये भी बहुत मज़े का कोट है उनका कि माई ओन सेक्स मतलब मेरा जो अपना एक जेंडर है ना, मतलब जो औरतें हैं मुझे एक्सक्यूज़ करते हैं अगर मैं उनको एक रैशनल क्रीचर्स के तौर पर देखती हूँ या उनके बारे में इस तरह बात करती हूँ, रादर देन मैं उनको फैसिनेट करूँ, उनको प्रिंसेस और ये वो जिसका कोई राजा आकर जिनको बचाएगा और प्रिंस चार्मिंग आकर बचाएगा, और उनकी ग्रेस के ऊपर बात करने से ज़्यादा बेहतर है मैं उनको एक रैशनल क्रीचर्स के तौर पर देखती हूँ। दैट वॉज ऑल। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।